नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड आई होप एंड आई विश दैट दिस अपकमिंग 2025 विल बी ऑस्पिशियस एंड विल बी टू मोर इन द फेवर ऑफ योर स्टडीज़ और हो सके तब अच्छी मेहनत करिए एंड आई प्रे के आने वाले टाइम पे फटाफट आपका प्रीलिम मेंस वॉट एवर यू लाइक यू मे गेट एंड दैट्स वाई जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सबसे पहले गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। ओके, सो वी आर हियर अगेन फॉर द न्यू थिंग विच इज द टर्मिनोलॉजी ऑफ मेडाइवल इंडिया। स्पेशली जब भी आप मेडाइवल इंडिया को ध्यान में रखते हो तो दो चीज आपके दिमाग में जरूर आती है। वेन एवर इट कम्स टू मेडाइवल इंडिया, टू किंगडम्स कम इन योर माइंड, दैट इज फर्स्ट मुगल एंड सेकंड राजपूत्स। हाँ, आपने देखा होगा कि भाई मुगल्स, राजपूत, सिख्स, ओके, ये सब चीजों की आपके अंदर कहानी जरूर आती है। एंड जब लेट मेडाइवल की शुरुआत होती है तो और एक डायनेस्टी ऐड हो जाती है, मराठास। क्लियर? मुगल्स, राजपूत एंड मराठास। तो क्लास अपने देखेंगे आज एक टर्मिनोलॉजी जिसको अपने कहते हैं मनसबदारी। क्या होता है मनसबदारी, किस तरह चलती थी मनसबदारी, कहां से आया ये टर्म मनसबदारी, ओके, उससे कहां से निकला ये जागीरदार, जमींदारी। हाँ, लोगों को कंफ्यूजन होता है कि व्हाट इज मनसबदार, व्हाट इज जमींदार, व्हाट इज जागीरदार। ओके, वी आर लिटिल बिट कंफ्यूज। व्हाट इज सूबादार, और एक टर्म है भाई दार वाली, सूबादार। ओके, तो मैं आपको सबसे पहले तो ये समझा देता हूं कि मनसबदार किसको कहते हैं। ओके, तो हाँ, आपको पता है कि आफ्टर द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526, तब भारत में कौन आया था? बाबर। बाबर आया था इन 1526, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, एंड ही डिफीटेड, यू नो, इब्राहिम लोदी, द अफगान रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। ओके, अफगानी थे ये लोधी लोग और दिल्ली सल्तनत से रूल कर रहे थे। एंड फाइनली बाबर आया और उसने इब्राहिम लोदी को हराया था। आप देख सकते हो कि 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ और 1527 में बाबर ने सेकंड वॉर लड़ा था जिसमें उन्होंने राणा सांगा को हराया था, बैटल ऑफ खानवा। विच बैटल? बैटल ऑफ खानवा। क्लियर? लेकिन आपने बाबर की स्टोरी देखी होगी। बाबर का जन्म फरगाना में हुआ था, उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान बेटा, और वहां से माइग्रेट हो के लड़ाइयां कर करके वो इंडिया में घुसा था। ओके, कहते हैं कि जब बाबर भारत में आया था तो ऐसा नहीं था कि उसने एक ही बार में अटैक करके सबको हरा दिया, नहीं, बाबर का कांस्टेंट अटैक चालू था। और जब बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया था 1526 में इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, वो उसका 5th अटेम्प्ट था। कितना? 5th अटेम्प्ट। मतलब आप देख सकते हो भाई कि बाबर जैसे बाबर को भी 5 अटेम्प्ट लग गए। बट आई होप आपको ना लगे, मैं यही विश करूंगा 2025 में क्या फटाफट फर्स्ट टू अटेम्प्ट्स में, 3 अटेम्प्ट्स में यहां फटाफट आपकी यूपीएससी क्लियर कर ले। ठीक है, तो मुगल्स भारत में आए थे, बाबर आया था। बाबर की जो आपको हिस्ट्री है टोटली वॉर वाली रही। फिर उसके बाद हुमायूं ने भी मुगल एम्पायर को स्टेबिलिटी नहीं दी थी। हुमायूं भी मुगल एम्पायर को स्टेबिलिटी नहीं दे पाया था क्योंकि हुमायूं जो था वो कॉन्स्टेंटली लड़ रहा था बिहार के रूलर शेर शाह सूरी के साथ और दूसरा गुजरात के रूलर बहादुर शाह के साथ। पढ़ लेना इन दोनों के बारे में। ओके, कि हाउ हुमायूं वाज डिफीटेड इन बैटल ऑफ चौसा अगेंस्ट शेर शाह सूरी। तो हुमायूं ने भी स्टेबिलिटी नहीं दी थी, लेकिन फाइनली अकबर ने मुगलों को स्टेबिलिटी दे दी थी। एंड थैंक्स टू द अकबर वजीर जिसका नाम था बैरम खान। क्या नाम था? बैरम खान। ये मैंने आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है मुगलों के बारे में, लेकिन अब अपने फाइनली शिफ्ट करते हैं मनसबदारी सिस्टम में। अकबर ने जब फाउंडेशन रखा था मुगल एम्पायर का, अपने कहते हैं कि भाई द रियल फाउंडर ऑफ मुगल was Akbar. It was not Babur. Babur was the founder of Mughal Empire in India. But the real founder was Akbar. Why it was Akbar? Because of stable political administration. Why? Administration. Polity. Because polity is the guardian of economy.
जब तक आप पॉलिटी को स्टेबल नहीं कर पाओगे आपकी इकोनॉमी स्टेबल नहीं होगी, और जब तक आप इकोनॉमी को स्टेबल नहीं कर पाओगे आप एम्पायर को बिल्ड नहीं कर पाओगे। ओके, तो अपने आगे देखते हैं क्या था इस मनसबदारी में। सबसे पहले मैं मनसबदारी के बारे में बता देता हूं। ये जो मनसबदारी सिस्टम थी उसको सेंट्रल एशिया में कहते थे। ये एक्चुअली प्रॉपरली इंडिया की नहीं है, ये सेंट्रल एशिया से आई थी, जिसको अपने कहते थे वजहदार। क्या कहते थे? वजहदार। क्लियर? फिर जैसे जैसे मुगल्स लोग इंडिया में सेटल हुए उन्होंने थोड़े उर्दू स्पीकिंग वर्ड्स भी अपनाए और तब से बना मनसबदार्स। क्या बना? मनसबदार्स। क्लियर? तो पहले जब बाबर आया था, बाबर यही मनसबदार को वजहदार बुलाता था, लेकिन उस पर थोड़ा पॉलिटिकल चेंज किया और वो बन गया मनसबदार्स। अब मनसबदार्स कौन थे? मनसबदार्स की सिंपल टर्मिनोलॉजी है ऑफिसर्स। मनसबदार्स को क्या कहते थे अपने? ऑफिसर्स। जो इंसान मुगल दरबार में काम करता था, फिर वो नहीं दासियों वाला काम नहीं, जो एक पोजीशन का काम करता था, क्लियर, जो एक ऑफिसर्स था, उसको अपने क्या कहते थे? मनसबदार। फिर वो क्लास 1 ऑफिसर, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 कोई भी ऑफिसर हो सकता है। क्लियर? लेकिन ऑफिसर को ये लोग क्या टर्मिनोलॉजी देते थे? मनसबदार्स। मानसबदार्स, कि जो साहबों को मान मिलता है, मानसबदार्स। क्लियर? मतलब मुगल्स में अगर आप काम करते हो तो आप कौन कहलाओगे? मनसबदार्स। जैसे कि मनसबदार से बहुत सारी पोजीशन आती है। क्लियर? मिलिट्री ऑफिसर्स भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी आ सकता है। यहां पे लिखा है कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी आएगा और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन भी आएगा। ओके, फाइनेंशियल कोई ऑफिसर होता है तो वो भी आएगा यहां पे। मतलब जितने भी ऑफिसर्स हैं वो कौन कहलाएंगे? मनसबदार्स। क्लियर? जो मुगल या दरबार में काम करते हैं। ओके, कौन कौन ऑफिसर्स, इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स कौन कौन थे मैं आपको बता देता हूं। दीवान। दीवान बेटा मतलब रेवेन्यू कलेक्टर। फिर मीर बख्शी। मीर बख्शी मतलब एक सेनापति टाइप की पोजीशन, सेनापति, उसको अपने क्या कहते थे? मीर बख्शी। क्लियर? तो क्लास ये जितनी भी पोजीशन थी उसको अपने कहते थे मनसबदार्स। क्या कहते थे? मनसबदार्स। अब मनसबदार्स रैंकिंग पर होते थे। यहां पे लिखा है द टर्म मनसबदार्स रिफर्स टू एन इंडिविजुअल हु होल्ड्स अ मनसाब, मतलब रैंक, मतलब बेटा रैंक। अब ध्यान से समझिए, ये जो मनसबदार्स थे क्लास, है ना, उसके अंडर में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी हो सकता है और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन भी हो सकता है। जो होना है हो सकता है, लेकिन सबसे पहले अपने ये देखेंगे कि मनसबदार्स रिक्रूट कैसे होते थे। तो मैं आपको बता दूं, मनसबदार्स वॉज रिक्रूटेड बाय द एम्पेरर हिमसेल्फ। खुद राजा अकबर जो थे वो इसको रिक्रूट करते थे। लेकिन कैसे रिक्रूट करते थे? भाई अकबर तो इतना पढ़ा लिखा था नहीं, तो रिक्रूट कैसे करते थे? कैसे रिक्रूट करते थे? ऑन द सजेशन ऑफ मीर बख्शी। तो इस तरह इसकी रिक्रूटमेंट होती थी कि ठीक है इसको मनसबदार बना दो। क्लियर? फिर बेटा कौन सा मनसबदार है तू हाई रैंकिंग वाला है, मिडिल रैंकिंग वाला है या लो रैंकिंग वाला है, वो डिसाइड होता था। अब वो कैसे डिसाइड होता था? अब देखिए, कोई भी मनसबदार होता है उसको दो चीज को मेंटेन करना होता था। दो चीज को, एक था जात और दूसरा था सवार। एक था जात और दूसरा था सवार। ठीक है? जात मतलब नंबर ऑफ ऑफिसर्स अंडर एनी मनसबदार। अगर मैं कहता हूं कि मेरी मनसबदारी 400 की है, इसका मतलब मेरे अंडर में
400 ऑफिसर्स होंगे। कितने ऑफिसर्स होंगे? 400। क्लियर? और सवार मतलब नंबर ऑफ हॉर्स राइडर्स, नंबर ऑफ हॉर्स राइडर्स। क्लियर? एक होता है जत, नंबर ऑफ ऑफिसर अंडर एनी मनसबदार, और दूसरा होता है सवार, नंबर ऑफ हॉर्स राइडर अंडर एनी मनसबदार। ओके, दो चीज इसको संभालनी होती थी कोई भी मनसबदार को। क्लास, मनसबदार की जो रैंकिंग होती है वो हमेशा जात पर डिसाइड होती थी। किस पर डिसाइड होती थी? जात, कि उसके अंडर में कितने ऑफिसर्स है। अगर मैं ऐसा कहता हूं कि मेरी जात 3000 की है, क्लियर, और मेरे पास सवार 4000 के हैं, तो मेरे अंडर में जो घोड़े सवार होंगे वो 4000 घोड़े सवार होंगे, और मेरे अंडर में जो ऑफिसर्स होंगे वो कितने होंगे? 3000। अब मेरे अंडर में ऑफिसर्स कितने हैं? 3000, जिसको अपने कहते थे जत। तो आपकी जो मानसबदारी की पोजीशन है वो कहलाती थी 3000। मतलब द पोजीशन ऑफ द मानसबदार वॉज डिपेंडेंट ऑन दी जत, नॉट सवार। सवार एक एक्स्ट्रा ड्यूटी थी जो आपको करनी होती थी। क्लियर? और ऐसा जरूरी नहीं था कि आपके पास जितने जत होंगे उतनी ही सवार होगी, नहीं। क्लियर? दोनों में डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन आपकी जो रैंकिंग है वो में हमेशा जत पर डिसाइड होती है। किस पर डिसाइड होती है? जत पर। क्लियर? तो अगर कोई मनसबदार कहता है कि मेरी मनसबदारी 400 की है, 500 की है, 600 की है, 2000 की है, 3000 की है, 4000 की है, 10000 की है, क्लियर, जितने की भी हो, तो अगर कोई सामने वाला ऐसा कह रहा है कि मेरी मनसबदारी 2000 की है, इसका मतलब समझना कि उसकी जत 2000 की है। सवार वो मेंशन नहीं कर रहा, सवार वो बाद में मेंशन करेगा। क्लियर? तो उसको कहते हैं मनसबदार। मनसबदार सिविल ऑफिसर्स भी हो सकते हैं और मिलिट्री ऑफिसर्स भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। मनसबदार मतलब एक ऑफिसर। क्लियर? आई होप यहां तक आपको पता चला होगा। आगे बढ़ते हैं। यहां पे मैंने बताया है कितने टाइप के मनसबदार थे, देख सकते हो। एक मनसबदार को अपने कहते हैं आमिर अल उमरा। आमिर अल उमरा, जिसको अपने इंग्लिश में कहते हैं आमिर्स ऑफ द आमिर्स। आमिर्स ऑफ द आमिर्स मतलब जिसको 5000 या उसके ऊपर की मनसबदारी मिली हो। मैं अगर कहता हूं मेरी मनसबदारी 5000 की है, सॉरी, अगर ऐसा कहता हूं कि मेरी मनसबदारी 5000 की है, तो इसका मतलब समझना कि मेरी जात जो है वो 5000 की है। इसका मतलब आप समझना कि मेरे अंडर में 5000 ऑफिसर्स काम करते हैं। मजा आ गया भाई, 5000 ऑफिसर्स काम कर रहे हैं भाई, ठीक है। जैसे आईएएस है, वो 5000 वाला मनसबदार है। क्लियर? उसके अंदर में 5000 ऑफिसर्स काम करते हैं। कैसे? एक हायरार्की मेंटेन होती है कि आईएएस एसडीएम, ओके, उसके अंदर 5-6 डेप्यूटी कलेक्टर, वो डेप्यूटी कलेक्टर के अंडर में कह सकते हैं कि 15-20 मामलतदार, वो 15-20 मामलतदार के अंडर में आप देखोगे तो 600 से 700 नायब मामलतदार, वो 600 से 700 नायब मामलतदार के अंडर में आप देखोगे कि 2500 से 3000 तलाटी, तो हो गई ना 5000 की मनसबदारी। समझे ना भाई? एसडीएम, उसके अंडर में 8 डीसी, वो 8 डीसी के अंडर में 20 मामलतदार, वो 20 मामलतदार के अंडर में समझ लो कि भाई 100 नायब मामलतदार एग्जाम्पल, और ये 100 नायब मामलतदार के अंडर में 3000 से 4000 तलाटी। क्लियर? चलो मान के चलो 4500 तलाटी। तो एसडीएम की मनसबदारी कितनी हुई? 4500 प्लस 100 4600, फिर 4628 की मनसबदारी। गिनो आप। इस तरह हायरार्की मेंटेन होती थी, इसको अपने कहते हैं मनसबदार। तो आप देख सकते हो एसडीएम कितने हाई लेवल का मनसबदार है। चलिए, तो मैंने एग्जांपल दिया। तो इतने बड़े बड़े जो मनसबदार होते हैं उसको अपने कहते हैं आमिर अल उमरा, 5000 के आसपास की मनसबदारी। फिर उससे और छोटा मनसबदार होता है जिसको अपने कहते हैं आमिर अल कबीर। क्या कहते हैं?
आमिर अल कबीर, उसकी 1000 के आसपास की मनसबदारी होती है। क्लियर। और ये सिर्फ आमिर होते हैं जिसकी 1000 और उसके नीचे की मनसबदारी होती है। क्लियर, ठीक है। तो इस तरह मनसबदार को भी एक टाइटल देने में आते थे। क्या देने में आते थे? ये सब क्या है? टाइटल। आप बड़े मनसबदार हो, जैसे कि आपको पता है अकबर के टाइम पे एक बहुत बड़ा मनसबदार होता था, मान सिंह ऑफ अंबेर। अकबर का सबसे खास भरोसे वाला इंसान मान सिंह, जो महाराणा प्रताप के खिलाफ भी लड़ा था, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। क्लियर। अकबर का खास इंसान मान सिंह ऑफ अंबेर। ही ऑल्सो डिफीटेड द अफगानीज। अफगानों को डिफीट किया था मान सिंह ने। इसे मान सिंह की मनसबदारी हो 5000 6000 की। दैट्स वाई उसको टाइटल मिलता था आमिर ऑफ आमिर, आमिर अल उमरा वो कहलाता था। ठीक है, तो इस तरह मनसबदारी होती थी। अब क्लास सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको कंफ्यूज कर सकती है, ये तो आपको आई होप पता चल गया होगा, जागीरदार किसको कहते हैं? क्या किसको कहते हैं बेटा? जागीरदार। आपने सुना होगा ना कि तेरे बाप की जागीर है साले। नॉर्थ इंडिया में कहते हैं तेरे बाप की जागीर है। हमेशा लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर जागीरदार मतलब क्या और जमींदार मतलब क्या। ठीक है, जरूर समझा देते हैं आपको जागीरदार और जमींदार क्या होता है। ठीक है, अब देखिए मनसबदार का मतलब आप समझ गए होंगे। मनसबदार होता है वो मुगल या कोर्ट में काम कर रहा होता है। ओके, ही इज द ऑफिसर इन द कोर्ट ऑफ मुगल्स। अब कोई भी ऑफिसर होगा बेटा, आईएएस पकड़ लो, आईपीएस पकड़ लो, एसडीएम पकड़ लो, बेटा कोई भी ऑफिसर होगा वो फ्री में तो काम करेगा नहीं। सबको पैसा चाहिए, है ना? मुझे भी पैसा चाहिए, आपको भी पैसा चाहिए। आप कलेक्टर बन रहे हो, क्यों बन रहे हो? देश की सेवा बाद में है, वो मुझे भी पता है। हाँ, अब कोई भी मनसबदार होगा उसको क्या चाहिए? सैलरी। क्या चाहिए बेटा? सैलरी। तो अब शहंशाह अकबर सैलरी कैसे देते हैं? तो सैलरी दो प्रकार से हो सकती है बेटा। सैलरी दो प्रकार से हो सकती है। एक होता है नकदी। क्या होती थी? नकदी, मतलब कैश में सैलरी दे दो बेटा और निकलो। कोई छोटा मनसबदार है, ओके, उसकी सैलरी छोटी मोटी है तो अकबर राजा कहते थे पकड़ निकल, नकदी, नकद रुपया पकड़ निकल ले। तो एक सैलरी होती थी नकदी, मतलब कैश, और दूसरे ये देते थे जागीर। क्या देते थे? जागीर। या तो तू कैश पकड़, या तो मैं तेजे को कोई पर्टिकुलर एरिया का, ठीक है, लैंड रेवेन्यू संभालने दे रहा हूं। क्या संभालने दे रहा हूं? लैंड रेवेन्यू। जागीरदार उसको कहते हैं। लेकिन क्लास बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जागीरदार जो होता था उसकी पूरी प्रोसेस होती थी। सपोज कोई बड़ा जागीरदार है, क्लियर, उसकी पगार कुछ 2 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए है। तो 2 लाख रुपए अकबर कहते थे कि भाई 2 लाख रुपए तो मेरे पास कैश नहीं पड़े। तो जागीरदार कहता था कि सर नहीं पड़े तो मैं क्या करूं, मुझे तो मेरे पैसे चाहिए। तो अकबर कहता था बेटा ज्यादा बोल मत, ठीक है। गुजरात नाम का प्रोविंस है अपना, मुगलों के अंडर में था ना गुजरात, गुजरात नाम का प्रोविंस है अपना, ओके। वहां के दीवान को मैं कहता हूं, गुजरात प्रोविंस का भी दीवान था। दीवान मतलब रेवेन्यू कलेक्टर, पर्टिकुलर कोई भी प्रोविंस का, या मैंने अभी बताया, या सेंट्रल रेवेन्यू कलेक्टर, ठीक है। प्रोविंस का भी एक अपना दीवान होता था और सेंटर का भी एक अपना दीवान होता था मुगल टाइम पे। अकबर राजा कहते थे बेटा टेंशन मत ले, तेरी सैलरी तेरे को मिल जाएगी, क्लियर। गुजरात नाम का प्रोविंस है, वहां का दीवान है, क्लियर। और वहां के हिसाब से अपने को पता चला है, जब अकाउंट्स बुक देखिए अपने को पता चला है कि वहां का जो गुजरात का जो रेवेन्यू है वो 2,10,000 रुपए का है, और तेरी पगार कितनी है? 2 लाख, और वहां से रेवेन्यू कितना आ रहा है? 2,10,000। इसलिए मैं तुझे गुजरात की जागीर सौंप रहा हूं, तू गुजरात के दीवान से बात कर ले,
वहां का दीवान तुझे पगार दे देगा 2 लाख रुपए। कहां से पगार देगा? गुजरात से जो रेवेन्यू आ रहा है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जिसको अपने कहते थे जमा। क्या कहते थे रेवेन्यू को? जमा। वहां का जो जमा पूंजी आ रही है गुजरात के एरिया से, जो भी रेवेन्यू आ रहा है, उसमें से तुझे तेरी पगार मिल जाएगी 2 लाख रुपए। टेंशन मत ले, ज्यादा भाव मत खा। क्लियर? जागीरदार कहता था सर ठीक है। अब क्लास ध्यान से सुनिए, यहां पे ऐसा होता था, इसको अपने कहते थे तनख्वाह जागीर। कौन सी जागीर? तनख्वाह जागीर। कौन सी जागीर बेटा? तनख्वाह जागीर। तनख्वाह जागीर मतलब आपको इस तरह सैलरी में मिल रही है कोई जागीर, उसको अपने क्या कहते हैं? तनख्वाह जागीर। कि भाई अकबर राजा कहते हैं कि भाई जा वहां से तू पैसे ले आओ, ठीक है? मतलब जो आप पैसे ले रहे हो 2 लाख रुपए, वो आपकी तनख्वाह है। क्या है? तनख्वाह। और तनख्वाह जागीर में आपको कौन सी जागीर मिली है? गुजरात की। क्लियर? तो वैसे इस तरह सबको जागीर अलॉट होती थी। प्लस यही आने वाले टाइम पे, औरंगजेब के टाइम पे कंफ्यूजन क्रिएट करता है लोगों के अंदर, क्योंकि औरंगजेब के टाइम पे एम्पायर बहुत बड़ा हो जाता है और जागीरदारी क्राइसिस आ जाती है, फिर लैंड बचती ही नहीं है। मतलब वैसे लैंड बचती है, लेकिन जागीरदारों को देने के लिए लैंड बचती नहीं है। इससे 2 जागीरदार फाइट करते रहते हैं। क्लियर? तो अब आप देख सकते हो कि इस तरह जागीरदारी देने में आती थी। अब ध्यान से सुनना, जागीरदारी अकबर ने दी है। किसने दी है? अकबर ने। अकबर ने कहा है कि जा बेटा, मैं तुझे गुजरात की जागीर दे रहा हूं, मैं तुझे गुजरात की जागीर दे रहा हूं, जा वहां के दीवान से कहना कि भाई वहां का जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है 2,10,000, उसमें से 2 लाख तुझे दे दे। तो अकबर ने जागीरदार को अपॉइंट किया है। अब अकबर ने अपॉइंट किया है जागीरदार को, तो अकबर उसको निकाल भी सकता है। मतलब आपको समझना है कि जागीरदारी इज नॉट हेरिडेटरी। जागीरदारी कभी भी हेरिडेटरी नहीं होती है क्लास, कभी नहीं होती है जागीरदारी हेरिडेटरी। खास करके तनख्वाह जागीर कभी भी हेरिडेटरी होती नहीं है। क्लियर? जागीरदारी इज नॉट द हेरिडेटरी बिकॉज अकबर इज अपॉइंटिंग यू एज द जागीरदार ऑफ गुजरात। अगर अकबर को लगता है कि भाई चलो इस जागीरदार को मैं शिफ्ट कर रहा हूं और पर्टिकुलर जागीरदार को अब मैं गुजरात का जागीरदार नहीं रखता, अब मैं उसको बंगाल का जागीरदार बनाता हूं, तो इट कैन बी शिफ्टेड। क्लियर? तो इट इज नॉट द हेरिडेटरी पोजीशन। आज आप गुजरात के जागीरदार हो, कल उठ के आप बंगाल के जागीरदार भी बन सकते हो। और एक बात बहुत ध्यान से समझना, इतनी बात समझ लो, जागीरदार नॉट हेरिडेटरी पोजीशन, इट कैन बी ट्रांसफरेबल फ्रॉम टाइम टू टाइम। जागीरदारी जो आपको मिल रही है वो आपको कोई ना कोई सर्विस की थी आपने, इसलिए मिल रही है। चौथी चीज हमेशा ध्यान रहे, जागीरदार सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू के लिए होता है। किसके लिए होता है? रेवेन्यू के लिए। कि भाई वो पर्टिकुलर दीवान से जाके कहता है कि अकबर राजा ने मुझे कहा है कि गुजरात की प्रोविंस से 2,10,000 रुपए जमा हो रहे हैं, तो वो जमा से मुझे 2 लाख मुझे सैलरी दे दो, वो रेवेन्यू से। 5वीं चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, पर्टिकुलर जागीरदार कैन बी द रेसिडेंट ऑफ अदर एरिया अदर देन द जागीर। सपोज क्लास सुनिए, मैं बंगाल एरिया का, सपोज क्लास समझिए, मैं बंगाल एरिया का एक मिलिट्री कमांडर हूं, मैं बंगाल एरिया का मिलिट्री कमांडर हूं, फौजदार। कौन हूं? फौजदार। मैं बंगाल का हूं, कहां का हूं? बंगाल का, कलकत्ता का टाइप के एरिया का मैं फौजदार हूं, फौजदार मिलिट्री कमांडर। और मेरी पगार है 2 लाख रुपए। कितनी है? 2 लाख रुपए। क्लियर? अब मुझे 2 लाख रुपए तो चाहिएंगे, लेकिन अकबर राजा कहते हैं कि तेरे को 2 लाख रुपए सैलरी मिल जाएगी,
लेकिन तुझे जो जागीर मिल रही है वो कलकत्ता की नहीं मिलेगी। तू भले ही कमांडर कलकत्ता का है, लेकिन तुझे जागीर कलकत्ता की नहीं मिलेगी। तू रहेगा कलकत्ता में, तू मिलिट्री कमांडर कलकत्ता का है, तू फाइट भी कलकत्ता में करेगा, लेकिन तेरी सैलरी कलकत्ता से नहीं आएगी। तेरी सैलरी आएगी गुजरात के रेवेन्यू से। कौन से रेवेन्यू से? गुजरात के, क्योंकि तुझे जागीरदारी कहां की मिली है? गुजरात की। इसका मतलब दिस पर्टिकुलर जागीरदार कैन बी एक्सेस एज द ड्यूटी इन अनदर एरियाज, ओके, अदर देन हिज जागीर। उसको जागीर गुजरात की मिली है, लेकिन उसकी ड्यूटी कहां पे है? कलकत्ता में। समझिए, इंसान की ड्यूटी कलकत्ता में हो सकती है, उस वक्त तो जो कि कलकत्ता बना नहीं था, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं कि इंसान की ड्यूटी कलकत्ता में हो सकती है और उसकी जागीर गुजरात की हो सकती है। मतलब एक ही पर्सन को ड्यूटी अलग मिली है, लेकिन जागीर अलग मिली है। मतलब मैं रहूंगा कलकत्ता में, मिलिट्री मेरी लीडरशिप निभाऊंगा कलकत्ता में, लेकिन जब मेरा पगार लेने का टाइम आएगा तो फिर मैं गुजरात के दीवान को कहूंगा कि भाई तेरा जो रेवेन्यू आ रहा है वहां से मुझे मेरी पगार दे दे। समझे? तो जागीरदारी हेरिडेटरी नहीं है। ओके, जिस एरिया में जागीरदार रहता है ऐसा जरूरी नहीं है कि उसको वहां की ही जागीरदारी मिले। क्लियर? तो तनख्वाह जागीर आप समझ गए होंगे कि आपको तनख्वाह जागीर है सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एक होती है क्लास वतन जागीर। वतन जागीर मतलब क्या? अगर आपको वतन जागीर मिलती है तो ये कौन सी पोजीशन है? हेरिडेटरी। वतन जागीर, वतन से आप क्या समझते हो? आप वतन से क्या समझते हो? आप जिस एरिया के राजा हो, ये ज्यादातर किसको मिलती थी? राजास को और जमींदार्स को। आप जिस एरिया के राजा हो उस एरिया की ही आपको जागीर मिली है। सपोज मेरा नाम मान सिंह है, मैं अंबेर से रूल करता हूं, राजस्थान में अंबेर है, वहां से मैं रूल करता हूं। क्लियर? इसका मतलब मैं अंबेर का कौन हूं? राजा हूं, किंग हूं। अंबेर का कौन हूं बेटा? मैं किंग हूं। लेकिन अकबर राजा का खास इंसान हूं, अकबर राजा मुझे बहुत अच्छी लीडरशिप देते हैं और मेरी पगार है 4 लाख रुपए। कितनी है? 4 लाख रुपए। तो मैं अकबर राजा से कहूंगा सर सैलरी। अकबर राजा ने कहते थे 4 लाख बेटा, तो मैं तुझे कैश कैसे दे सकता हूं? तो एक काम कर, तू कहां का जमींदार है, तू कहां का राजा है? तो मैं कहता था मैं अंबेर का राजा हूं। ठीक है, तू अंबेर का राजा है तो अंबेर से जो भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो तू अपने पास रखना, तू मुझे ऊपर भेजना मत। भले अंबेर मेरे कंट्रोल में आता है, भले अंबेर मेरे कंट्रोल में आता है। मुगल किंग कहते थे कि अंबेर भले ही मुगल एम्परर का हिस्सा है, लेकिन तू वहां का छोटा राजा है और तूने बहुत अच्छी लीडरशिप निभाई है, इसलिए वहां का जो भी रेवेन्यू आएगा उस रेवेन्यू से ही तू तेरी पगार ले लेना, इनकम। मुझे थोड़ा ऊपर भिजवाने की जरूरत नहीं। लेकिन फिर मैं कहता था सर आपने मुझे मेरे एरिया की ही जागीर दे दी है, मैं अंबेर का जागीरदार भी हूं, मैं अंबेर का जमींदार भी हूं, आपने मुझे मेरी एरिया की ही जागीर दे दी है, इसलिए मैं वतन जागीरदार हूं। कोई बात नहीं। अब अंबेर से जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो 2 लाख रुपए है। क्या है? 2 लाख रुपए। लेकिन मेरी सैलरी कितनी है? 4 लाख रुपए। रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ? 2 लाख रुपया। सैलरी कितनी है? 4 लाख रुपए। तो मैं अंबेर का तो जागीरदार बन ही गया हूं, मैं जमींदार भी हूं, जागीरदार भी हूं, तो और 2 लाख रुपए कहां से आएंगे? तो फिर अकबर राजा कहते थे टेंशन मत ले, अंबेर का तुझे को 2 लाख रुपए रेवेन्यू तो मिल रहा है ना, तो वो रख, तेरे पास ही रख। क्लियर? और जो बचे हुए 2 लाख है उसकी मैं तुझे तनख्वाह जागीर दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? तनख्वाह जागीर दे रहा हूं काबुल की। कहां की?
काबुल अफगानिस्तान। इसका मतलब ये एक ही मानसिंह जो अंबेर से था उसको दो दो जागीरें मिली थी क्लास। उसको अपने एरिया की जागीर तो मिली ही थी अंबेर की, और वहां अंबेर का वो कहलाता था वतन जागीरदार, क्योंकि अंबेर का वो किंग भी था और अंबेर का वो जागीरदार भी था। तो हमेशा ध्यान रखना क्लास, इफ एनी किंग, कोई राजा होता है, उसको खुद के एरिया की ही जागीर मिलती है, खुद के एरिया की, ठीक है। मैं गुजरात का राजा हूं और मुझे गुजरात की ही जागीरदारी मिली, तो मैं वहां का कहलाऊंगा वतन जागीर। ये हेरिडेटरी पोजीशन होती है, क्लियर। वतन जागीर मेरे बाद मेरे बेटे को मिलेगी वतन जागीर, क्लियर। हाँ, लेकिन कोई दूसरा पर्सन अकबर जागीरदार बनाना चाहता है तो वो बना सकता है, क्लियर। लेकिन राजा तो मैं ही रहूंगा, जागीरदार चेंज हो सकता है, राजा चेंज नहीं हो सकता, क्लियर। फिर एक इनाम जागीर होती है क्लास। ये किसको मिलती थी कि जो मुस्लिम्स नोबल्स होते थे, खास करके जो मुस्लिम उलेमास को के इनाम के तौर पर, ठीक है, इनाम जागीर्स, क्लियर। कौन सी जागीर? इनाम जागीर। और एक अल्तमा जागीर होती थी, ये अलग टाइप की जागीर होती थी, क्लियर। इसमें अगर आपने कोई अनकंडीशनल सर्विस दी हो, कोई अदर टाइप की सर्विस दी हो, तो उसमें अपने कहते थे अल्तमा जागीर्स, ठीक है। तो ऐसी अलग अलग टाइप की जागीर होती थी, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है वतन जागीर एंड तनख्वाह जागीर, ठीक है। ये रिलीजियस टाइप की जागीर्स थी, इनाम जागीर्स। बट हाँ, जागीरदार जो थे वो ट्रांसफरेबल थे, क्लियर। एक जगह से दूसरी जगह उनकी ट्रांसफर हो सकती थी। आज मेरे पास गुजरात की जागीर है तो कल मैं उठ के मेरे पास बंगाल की जागीर भी हो सकती है, क्लियर। तो जागीरदार आपकी हेरिडेटरी पोजीशन नहीं है, ध्यान से ध्यान रखना, नो हेरिडेटरी पोजीशन। अगर आपको जागीरदार बनना है तो आपको अकबर के दरबार में कोई ना कोई ऑफिसर बनना पड़ता है। अगर आप मनसबदार हो तो ही आप जागीरदार बन सकते हो, अगर आप मनसबदार नहीं हो तो आप जागीरदार नहीं बन सकते। जागीरदार बनने के लिए आपको क्या बनना जरूरी है? मनसबदार। क्योंकि तो जागीरदार जो आपको बनाने में आता है वो क्यों बनाने में आता है? सैलरी के लिए। चलिए कंप्लीट, आगे बढ़ते हैं। अब आप बोलोगे सर तो फिर जमींदार क्या है? हु आर जमींदार? अब क्लास समझिए, इन शॉर्ट में जमींदार समझा देता हूं आपको। जमींदार मतलब किंग, जमींदार मतलब किंग। बट और एक चीज, किंग जो जमींदार होता है, इट इज द हेरिडेटरी पोजीशन। वो हमेशा कैसी पोजीशन रहती है? हेरिडेटरी पोजीशन। मतलब राजा का बेटा ही राजा बनता था, ठीक है, वो हमेशा हेरिडेटरी पोजीशन। और एक चीज का ध्यान रखना क्लास, किंग पर्टिकुलर एरिया का राजा है, पर्टिकुलर लैंड का राजा है। किंग के हाथ में लैंड ओनरशिप नहीं है, लो लैंड ओनरशिप, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं कहता हूं कि मैं इस क्षेत्र का राजा हूं, इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वहां के सब खेत खलियान मेरे हैं, नहीं। वो खेत खलियान तो फार्मर्स के हैं। किसके हैं? फार्मर्स के हैं। फार्मर्स की ओनरशिप है उस पर। किसकी ओनरशिप है? फार्मर्स की। हाँ, लैंड ओनरशिप नहीं है, लेकिन मेरे पास राइट्स है, मेरे पास राइट्स है ऑन दी प्रोडक्ट्स ऑफ द लैंड टेकन एज रेवेन्यू। प्रोडक्ट्स, नॉट लैंड, प्रोडक्ट्स। राजा है तो राजा के पास वो हक पूरा है कि वो पीजेंट्स के पास से, फार्मर्स के पास से कुछ हिस्सा टैक्स से ले ले, उसको अपने कहते थे जमींदार। जमींदार कभी भी वो पर्टिकुलर किंगडम का ओनर, लैंड का ओनर नहीं है, ध्यान से समझना, लैंड का ओनर नहीं है। उसके पास अधिकार है वहां के लोगों से क्या लेने का? टैक्स लेने का। क्या लेने का? टैक्स लेने का अधिकार है, बस। मतलब वो किंग है, वो हेरिडिटरी पोजीशन है।
ये चीज का आपको ध्यान रखना है। क्लियर? मतलब जमींदार और जागीरदार में फेर है। जमींदार कभी भी ट्रांसफरेबल होते नहीं है, नॉन ट्रांसफरेबल। जमींदार बनना है आपको तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको मनसबदार बनना ही पड़ेगा। जागीरदार बनना है तो मनसबदार बनना पड़ेगा, जमींदार बनने के लिए मनसबदार जरूरी नहीं है। ठीक है? तो जमींदार क्या करता था? जमींदार मतलब राजा। राजा पर्टिकुलर एरिया का होता है, वो क्या करता है? उस एरिया का टैक्स भी लेता है। क्लियर? उस एरिया का लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करता है, जुडिशरी भी मेंटेन करता है। ओके, तो उसको अपने कहते थे जमींदार। क्लियर? और यही जमींदार क्लास जागीरदारों को हेल्प करते थे। किसको हेल्प करते थे? जागीरदारों को, टू कलेक्ट द रेवेन्यू। तो ध्यान से समझिए, मैं पर्टिकुलर एरिया का जमींदार हूं, मैं पर्टिकुलर एरिया का जमींदार हूं और मैंने अकबर के खिलाफ सरेंडर कर दिया है। मैंने अकबर के खिलाफ क्या कर दिया है? सरेंडर के। सर आप ही हमारे माई बाप, आप हमसे युद्ध मत करिए, हम आपको हमारे क्षेत्र से जितना टैक्स आता है ना, थोड़ा हमारे पास रखेंगे और थोड़ा आपको भिजवा देंगे। अकबर कहता था ठीक है। तो अब ये जमींदार जो पर्टिकुलर एरिया का किसको टैक्स दे देता था? खुद थोड़ा खुद के पास रख के जागीरदार को। जागीरदार जो है उसमें से अपनी सैलरी दे देता। ठीक है? और इसका हिसाब कौन रखता? तो दीवान। कौन रखता? दीवान। ये थी पूरी चीज। एक जागीरदार के अंडर में बहुत सारे जमींदार हो सकते हैं। तो जमींदार का काम पर्टिकुलर एरिया से एज अ किंग रेवेन्यू कलेक्ट करना है, लॉ एंड ऑर्डर कलेक्ट करना है, मेंटेन करना है, वो सब है। और दूसरा, जमींदार ने सरेंडर कर दिया अकबर के सामने, तो जब भी पार्टी वाटी होती थी अकबर के मुगल दरबार में, तो ये जमींदारों को बुलाने में आता था। तो जमींदार अकबर के लिए गिफ्ट लेके जाते थे, और वो गिफ्ट को कहते थे, रॉयल गिफ्ट को कहते थे, जो जमींदार देते थे, खिदमत। क्या देते थे? खिदमत। तो यही फर्क है जमींदार और जागीरदार में। क्लियर? जागीरदार हेरिडेटरी पोजीशन नहीं है, जबकि जमींदार हेरिडेटरी पोजीशन है। जमींदार वहां का लोकल राजा है, जो लैंड का ओनर नहीं है पर्टिकुलर एरिया का, लेकिन उसकी एक हेरिडेटरी राइट है। हेरिडेटरी राइट है कि वो वहां के विलेजर्स, वहां की फार्म लैंड से कुछ हिस्सा एज अ टैक्स ले सकता है। फिर वो थोड़ा अपने पास रखेगा और ऊपर जागीरदार को दे देगा। जागीरदार अपनी सैलरी रखेगा उस पर से। क्लियर? तो इस तरह पूरी मेंटेन होती है। तो इसको फर्क है जमींदार और जागीरदार में। ये क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए और आंसर कमेंट में जरूर बताइए क्या है, पॉज करके। जागीरदार वर द होल्डर्स ऑफ लैंड असाइनमेंट, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।